हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे LCA तेजस जो है वो अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है। तो उस चीज़ पे काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस जो है वो मिले थे कुछ इंडियंस की तरफ से और कुछ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, जहां पर ये कहा गया था कि ये 40 साल से डेवलपमेंट पे है और अभी तक डेवलप नहीं कर पाई है इंडिया। और ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप पास्ट में JF-17 और LCA तेजस को कंपेयर करते आ रहे हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं उस एयरक्राफ्ट से जो अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन है उसकी ज़रूरत नज़र आ रही थी, जहाँ पर ये क्लैरिफाई करना काफ़ी ज़रूरी पड़ गया कि कैसे LCA तेजस अभी भी पाकिस्तान के JF-17 से बेटर है। तो जब कल का वीडियो पाकिस्तानियों द्वारा देखा गया तो इस चीज़ की काफ़ी खुशी बनाई गई कि हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बात मान रहे हैं कि अभी तेजस में जो वेपन पैकेज लगने हैं वो लगकर तैयार नहीं हुए हैं, तो तेजस अपने पूरे पोटेंशियल में नहीं है। तो इस बात की खुशी बनाते समय अपने JF-17 को वो प्रेस करने लगे और कहने लगे कि JF-17 एक फुली कैपेबल अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंचा हुआ एयरक्राफ्ट है, तो तेजस से बेटर है। और जो हम कंपेयर करते थे वो कंपैरिजन गलत था। यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई कर दें कि एक एयरक्राफ्ट अपनी पूरी औकात पे पहुँच चुका है, दूसरा एयरक्राफ्ट जो अपनी पूरी पोटेंशियल पे पहुँचा भी नहीं है वो आपके पूरे पोटेंशियल पे पहुँचे हुए एयरक्राफ्ट से इस पोजीशन पे भी बेटर है। तो ये खुशी बनाने की बात नहीं है, ये आपका इग्नोरेंस शो करता है। तो इंडिया द्वारा जो तेजस से डिमांड है उसका स्टैंडर्ड हमने थोड़ा हाई रखा है, तो हमारे हिसाब से वो अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुँचा है। आपके JF-17 का जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो पहले ही करंट LCA तेजस की पोजीशन से नीचे है। आप सेटिस्फाइड हैं, इंडिया नहीं है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर फैक्ट्स के साथ सामने रखेंगे, जहाँ पर अपने पॉइंट्स को प्रूव करेंगे। तो LCA तेजस और JF-17 का कंपैरिजन हम पहले कई बार कर चुके हैं, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जिन पॉइंट्स की बात कल हमने LCA तेजस के लिए करी थी। तो कल हमने बात करी थी LCA तेजस के वेपन पैकेजेस की, जहां पर हमने डिस्कस किया था LCA तेजस अभी दो तरह की मिसाइलों को फायर कर सकता है, क्लोज रेंज में R-73 और BVR रेंजेस में डर्बी। तो R-73 की बात करते हुए हमने ये कहा था कि मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो मिसाइल है वो इन्फीरियर है, खाली 45 डिग्रीज की ऑफ बोर कैपेबिलिटी के साथ आती है, जबकि मॉडर्न स्टैंडर्ड की जो मिसाइल्स हैं वो क्लोज रेंज में 90 डिग्रीज तक की ऑफ बोर कैपेबिलिटी देती हैं, जिसके अंतर्गत SRAM का इंटीग्रेशन LCA तेजस में होना है, जो कि नहीं हुआ है। अब JF-17 की बात कर लेते हैं। JF-17 क्लोज रेंज में चाइनीज़ PL-52 मिसाइल को यूज़ करता है, जिसकी ऑफ बोर कैपेबिलिटी खाली 40 डिग्रीज की मैक्सिमम है। तो ये कल जो हमने इन्फीरियर मिसाइल बताई थी उससे भी इन्फीरियर है। तो जो मॉडर्न स्टैंडर्ड की PL-10E प्लान करी गई है पाकिस्तान के JF-17 के लिए, वो ब्लॉक 3 के लिए प्लान करी गई है, जबकि SRAM इंडिया ने करंट वर्जन के तेजस के लिए किया है। तो हमने पोटेंशियल को छोड़ा है मॉडर्न स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। वहीं पर JF-17 की बात करें तो उसका पोटेंशियल वहीं पर ख़त्म हो गया है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का। बाकी BVR रेंजेस की बात करें तो JF-17 PL-12 या फिर SD-10 मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, जो कि चाइनीज़ मिसाइल है, बेस्ड है R-77 पे और बाहर से लगती SRAM जैसी है। एक हैवी मिसाइल है और पाकिस्तान एयरफोर्स का भरोसा SRAM पे ज़्यादा है, जो कि एविडेंट है 27 फरवरी के इंसिडेंट से, जहां पर SRAM फायर करी गई थी, PL-12 या फिर SD-10 नहीं करी गई थी। तो इस मिसाइल की रेंज अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, इफेक्टिव 70 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, पर फायर ये 40 किलोमीटर की रेंज के आसपास करी जाएगी अगर इसकी इफेक्टिवनेस निकालनी है। तो तेजस जो यूज़ करता है वो डर्बी मिसाइल को यूज़ करता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। तो वो मिसाइल इस रेंज में फायर तो होगी, पर SD-10 फिर भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। यहाँ पर पॉइंट JF-17 को मिलता है। पर एक बात और क्लियर कर दें कि JF-17 में ये क्लेम किया जाता है कि वो साउथ अफ्रीकन R-Darter मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, जो कि एक BVR मिसाइल है, साउथ अफ्रीका से आती है और करीबन 80 किलोमीटर की रेंज यानी कि 80 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। पर आज तक एक भी फोटोग्राफ JF-17 की R-Darter मिसाइल के साथ नहीं देखी गई है। तो अगर इस क्लेम की बात करें तो क्लेम ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में तेजस के साथ डर्बी ER जो कि 100 किलोमीटर की रेंज के ऊपर वाली मिसाइल है वो भी सर्विस में है।
ये बात आपको बता दें कि डर्बी और डर्बी ER में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर तेजस डर्बी को फायर कर सकता है तो डर्बी ER को फायर करने में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि LCA तेजस डर्बी ER के साथ एक्टिव सर्विस में हो। तो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए जो JF-17 है वो यही 2 मिसाइल फायर कर सकता है जैसा कि एविडेंट है। एक PL-52 जो कि क्लोज रेंज के लिए है और दूसरी PL-12। यहाँ पर JF-17 का पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है। बाकी इन वेपन्स को फायर करने के लिए जो एवियोनिक्स चाहिए वो LCA तेजस के ज़्यादा सुपीरियर हैं, जहाँ पर तेजस के रडार की रेंज भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी जो है वो बेटर है। साथ में जो RCS है वो भी JF-17 से कम है। तो कल हमने तेजस की जब बात करी थी तो वेपन इंटीग्रेशन का इशू उठाया था। वेपन इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जब करगिल वॉर हुई थी तो उसके दौरान इजराइल ने इंडियन एयरफोर्स के मिराजेस में अपने लाइटनिंग पॉड और साथ में अमेरिकन लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को इंटीग्रेट किया था। ये 12 दिन के अंदर किया गया था और वो भी तब जब एयरक्राफ्ट किसी तीसरी कंट्री का था, बॉम्ब किसी चौथी कंट्री का था और लाइटनिंग पॉड और अपग्रेड कोई दूसरी कंट्री कर रही थी। अस्त्र मार्क 1 के इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर मिसाइल भी अपनी है, एयरक्राफ्ट भी अपना है, तो इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी RCS, रडार्स और एवियोनिक्स को हटाकर तेजस FOC की और बात करें तो तेजस FOC एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब के साथ आता है। JF-17 ब्लॉक 2 में रिफिलिंग प्रोब को प्लान किया गया था, पर कुछ पिक्चर्स को छोड़कर आज तक एक भी इमेज सामने नहीं आई है जहां पर JF-17 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग परफॉर्म कर रहा हो। कुछ एनिमेटेड वीडियोस हैं पर एक्चुअल वीडियोस या फिर इमेजेस अवेलेबल नहीं हैं। तो अपने करंट फॉर्म में भी LCA तेजस JF-17 से बेटर है जब वो अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है। एक जगह एज मिलता है वो JF-17 की SD-10 मिसाइल पे आकर मिलता है, पर ये कोई बहुत बड़ा एज नहीं है क्योंकि LCA तेजस में पहले ही कई मल्टीपल BVR मिसाइल्स का इंटीग्रेशन प्लान है और वो करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आने वाले 1 या 2 साल में ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर चाहे इंडियंस हों चाहे पाकिस्तानीज हों, चीज़ों को प्रैक्टिकल लेना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को नंबर्स और फैक्ट्स के तौर पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ की चीज़ों पर खुशी बनाया जाए आधे ज्ञान पर। इसी बात पर इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।